नमस्कार, मेरा नाम संजीव है। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त होगा और झंडे फहराए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। हरियाणा से चले हैं एक शख्सियत, मैं उनके बारे में परिचय दूंगा। और अभी बिहार में पहुंचे हैं हमारे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी नवीन जी के पास, जो हमारे दाईं ओर बैठे हैं। और हमारे बीच में है जो क्रांति पुरुष कह सकते हैं, हालांकि ये कहलवाना नहीं चाहते हैं अपने आप को। मैं इनका परिचय दे दूं। इनका नाम विजेंद्र जी है। ये एक पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं और ये जिस मुहिम को लेकर चले हैं, मैं इनसे बारी बारी सवाल करूंगा और आप जुड़े रहिए और देखिए ये किन किन मुद्दों को लेकर चले हैं। विजेंद्र जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? आप जो इतने ये दौर चल रहा है, आज विकास के तमाम दिन दौड़े पीटे जा रहे हैं कि इस तरह का विकास हो गया है, शिक्षा में ये हो गया है, नई नीति आ गई है, बहुत तरह के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। तो आपको इस बीच में क्या कमी लगी जो आप चले बाइक से इतने लंबे रूट पर? बरसात का मौसम है, लॉकडाउन है, कोरोना का दौर है। देखिए, एक तो पहले बात मैं बता दूँ, तमाम जो दर्शक देखने वाले हों सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ये इसलिए क्योंकि क्या नाम है, हम जो सतरंगी दुनिया बनाना चाहते हैं इसमें तमाम समावेशों को हमें अपने अंदर समेटना होगा। किसी एक को हम उठा दें और एक को बैठा दें, ऐसा करके हम जो है इस समाज और इस दुनिया को अच्छा नहीं बना सकते। तो इसलिए इनका उपयोग। उसके साथ में जो आपने सवाल किया कि भाई जब ढिंढोरा पीटा जा रहा है विकास का, और उस विकास में कहाँ किस तरीके से देखते हैं आप, तो मैं पहली बात तो यही बता दूं कि उसी विकास को ढूंढने निकला हूं कि वो कहाँ पैदा हुआ है, वो कितना बड़ा हो गया है, अभी घुटने के बल है या फिर जो है वो थोड़ा सा युवा हो गया है, या फिर क्या सिचुएशन है। तो कुल मिला के इस यात्रा का बड़ा मकसद यही है कि वो विकास जो है कहीं मिल जाए ताकि ये देश और दुनिया उसको देख पाए। आपका जो मुख्य मुद्दा है, जैसे आपने कई मुद्दों पर चर्चा किया, तो मैं चाहता हूं कि आप दुनिया वालों को बताएं, क्योंकि आप ना कोई आप पर्चा लेके चले हैं ना कुछ, तो आप कैसे बताएंगे? अपने सारे मुद्दों को बारी बारी बताइए। देखिए, और ये जो मुद्दा आप कहेंगे उसकी क्या प्रासंगिकता है इस दौर में? मुद्दा देखिए, अगर मैं डिटेल में उस पर बात करूं तो पहले मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि भाई मेरे को ज़रूरत क्यों महसूस हुई बाइक पे ऑल इंडिया भ्रमण करने का। तो देखिए दोस्तों कि भाई मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था अगर मैं ऑल इंडिया भ्रमण पे निकलूं। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं निकलूं और जहां तक मेरे से जाया जाए मैं वहां तक पहुंचूं। 26 जुलाई को जो है मैं निकलता हूं, क्योंकि लंबा जो है लॉकडाउन चला आ रहा था। स्कूल में शिक्षक हूँ, स्कूल जो है बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे। और किताबें जो है अलग अलग साहित्य को मैंने पढ़ा, परंतु जब लगा कि भाई अब किताबों में ही अगर मैं ढूंढता रहूँगा तो शायद वो असली भारत नहीं मिल पाएगा। अगर उसको ढूंढना है तो निश्चित तौर पर ज़मीन पे उतरना होगा। घर वालों से बात की, कुछ दोस्तों यार प्यारों से बात की, तमाम लोगों ने यही कहा कि भाई कोरोना काल है, महामारी का दौर है, तो आपको घर में ही रहना चाहिए और इस तरीके का जो है ज़्यादा पागलपन दिखाने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर एक इंसान जो दमे का मरीज़ है, जो प्लेग जैसी बीमारी फैली हुई है, अमेरिका जैसा जो साम्राज्यवादी देश उसको ढूंढ के मार देना चाहता है, परंतु उसके बावजूद वो इंसान बाइक उठा करके क्यूबा से और अफ्रीकी देशों में पहुंचता है, तो मैं तो बहुत छोटा काम कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ जो है कुछ जगहों पे घूम के ये सारी चीज़ें ढूंढना चाहता हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा था चे गुवेरा की। अब देश का वो अपने देश को आज़ाद करवाता है और आज़ाद करवा के जो है उसके बाद वो रक्षा मंत्री बनता है, परंतु उसको सुकून नहीं है, क्योंकि उसके दिल के अंदर आम जनता के प्रति जो जो पीड़ाएं हैं वो कुलबुला रही होती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। तो मेरे को भी लगता है कि महामारी होगी, कोरोना होगा, बट क्या नाम देखी जाएगी जो कुछ भी होगा। फिर उसमें घी का काम किया अमिताभ बच्चन के को जो कोरोना हुआ उसने। अब मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो रहा है, उसको कहीं पे भी पास में दूध लेने के लिए नहीं जाना पड़ रहा, उसको ठेले पे सब्जी नहीं लेने जाना पड़ रहा, उसको कुछ और करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा। तो उसको कोरोना हो सकता है, तो विजेंद्र को तो ये सारे काम करने हैं, तो विजेंद्र को तो पक्का ही होगा।
दूसरी चीज़ जो समझ में आई कि अमिताभ बच्चन को क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितना पेशाब कर रहा है, किस टाइम जो है टॉयलेट जा रहा है, मतलब वो सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं। अब विजेंद्र को अगर कोरोना होगा तो शायद ही कोई जो है मीडिया इस तरीके की चीज़ें दिखाएगा। तो मैंने सोचा इसकी बजाय घर में पढ़ के कोरोना करवा के मरने की बजाय जो है जनता के बीच में जाया जाए। कम से कम कल को जो है 4 लोग ये तो कहेंगे कि भाई कोई था एक पागल सिरफिरा जो है कुछ ढूंढने निकला था, पता नहीं उसको मिला कि नहीं मिला। तो वो करते करते जो है आज मैं लगभग जो है 2400 किलोमीटर आ चुका हूँ और आप सबके सामने मैं स्वस्थ हूँ, वो आप देख ही रहे हैं। आप 26 जुलाई को चले थे। 26 जुलाई को चला हूँ मैं, और 26 जुलाई को जब मैं चला हूँ तो मैंने तय नहीं किया कि भाई मैंने किधर निकलना, क्योंकि मेरे को एक बार ये है कि भाई मैं घर से निकल लूँ। तो जब घर से निकला हूँ तो मेरा मुंह जो है वो राजस्थान की तरफ हो गया। 30 किलोमीटर चला हूँ मैं चलते चलते, क्योंकि जब मैं बाइक पे होता हूँ सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता हूँ, ज़्यादा मेरा जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। तो मैंने सोचा अब भाई राजस्थान जाके क्या करेगा, तेरे को जाना तो जो है यूपी, बिहार और बंगाल की तरफ चाहिए, क्योंकि चुनाव उधर है। और चुनाव में जो है अगर इतनी बड़ी पब्लिक में से 4 नौजवानों को भी ये समझा पाने में सक्षम हो पाऊँ उसको अपने मुद्दों के आधार पे जो प्रतिनिधि उनके पास आए उनसे वो सवाल करें। तो विजेंद्र जी, आपने पेशे से शिक्षक हैं जी। तो आप इस मौजूदा दौर में आप शिक्षा को लेकर क्या विचार रखते हैं? शिक्षा के लोग को लेकर के विचार जो है, शिक्षा किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, और किताबी ज्ञान जो है जो हम पहले कभी से सुनते आ रहे हैं। अकलाड़ में काले ने जिस तरीके से एक क्लर्क पैदा करने की शिक्षा लेके आए वो, तो वैसे ही क्लर्क पैदा करने की शिक्षा चल रही है। तो क्लर्क जो है आज सरकारें ले नहीं रही है। अच्छा। प्राइवेट संस्थान जो ले रहे हैं वो उनकी कदर कर नहीं रहे हैं, तो फिर जो है वो युवा वहाँ पे पिस रहा है। मतलब सिक्योरिटी जो होनी चाहिए रोजगार की वो नहीं, एक शिक्षा पा करके भी वो रोजगार जो है जब मिलता, पहली बात तो उसको मिलता नहीं है, और मिलता है तो फिर उसकी सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। जी। मैं आपको बता दूं विजेंद्र जी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण मामले को लेकर, किसान की सुसाइड को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर, तथा अभी जो युवा के बीच सुसाइड का मामला चल रहा है, इन सब मामलों को लेकर यह ऑल इंडिया मार्च पे निकले हैं, बाइक से निकले हैं। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ये अपनी बातों को बता सकें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद विजेंद्र जी। जी। अभी मैं थोड़ा सा अगर मेरे को टाइम 2 मिनट का दे पाए तो मैं इनको जो है इन मुद्दों को मैं थोड़ा सा डिटेल में आप अपनी बिल्कुल पूरी बात रखें। जी जी। तो इसमें देखिए दोस्तों, की बात ये थी कि जब मैं चल रहा था वापस, जब दिल्ली की तरफ मैंने मुंह कर लिया तो मेरे को फिर समझ में आया कि मेरे को करना क्या है। मेरे को जो समझ में आया, एक तो ये समझ में आया कि जनता के जो मुद्दे हैं, वो उनकी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको समझना, सीखना और नोट डाउन करना। और साथ में जो है उनसे किस चीज़ पे बात करूँ मैं, सुसाइड के ऊपर। उनसे किस चीज़ पे बात करूँ मैं, किसान और खेती के ऊपर, रोज़गार के जो संकट है उसके ऊपर, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। जब इनके ऊपर डिटेल में मैं बात करूं तो मैंने जो अभी तक किया है, अगर मैं किसी भी गांव में चला जाता हूं विदाउट ऑर्गेनाइजेशन और विदाउट जो है किसी ऑर्गेनाइज की हुई जगह की बजाय सीधा गांव में घुसता हूं, और जो है जहाँ पे भी 3 4 5 लोग बैठे होते हैं उन्हें कहता हूँ कि भाई मैंने ना तुम्हें से कुछ लेना और ना तुम्हें कुछ बेचना, मैंने कुछ बात करनी है। तो वो 40 50 या 10 20 जितने भी हो सकता है लोगों को अपने आप इकट्ठा करता है कि हरियाणा से चल के कोई आया है, तो फिर वो जो है मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि जो है सुसाइड, पहले जो है नौजवान, पहले बड़े पैमाने पर नौजवान सुसाइड कर रहे थे, किसान जो है सुसाइड कर रहे थे, परंतु आज जो शिक्षित तबका है वो सुसाइड कर रहा है। जब से महामारी आई है तब से बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार गया, खासकर शिक्षित जो वर्ग है उसका बड़े पैमाने पर रोजगार गया। 6 7 7 महीने से उनको सैलरियाँ नहीं मिली हैं, इसलिए जब वो घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं तो वो सुसाइड करने पर मजबूर हैं। तो इसलिए मैंने जो स्लोगन दिया कि नो सुसाइड, फाइट फॉर लाइफ, अगर ये आज बुरा दौर आया है तो कल अच्छा भी आएगा। इसके साथ ही जुड़ता हुआ एक स्लोगन दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य हो सरकारी,
आज सुसाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। स्कूल में जो है उस टीचर की इज्जत नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स जो है उसको धमका दे रहा है टीचर को। वो सामने से बोलता है तो वो धमकी देता है कि भाई क्या नाम है, तुम्हें अपने पिताजी को कह के और मैनेजमेंट से जो है तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। और उधर से मैनेजमेंट जो है तरह तरीके से उनको दबाती रहती है। और अब जब कोरोना काल आया तब जो है वो दिखाई दे गया कि भाई पेरेंट्स से तो फीस मांगी जा रही है, सरकारें भी कह रही हैं कि भाई पेरेंट्स से जो है फीस मांगी जा सकती है, पर जो है उन टीचर्स को सैलरी देने की जब बात आती है तो वो जो है नहीं दी जा रही है। वही हालात स्वास्थ्य की हैं। अब स्वास्थ्य जब से प्राइवेट हुआ है तब से जो है लोग अपना इलाज करवाने से डरते हैं। कहीं प्राइवेट वाले में पेट का दर्द लेके जाए और अपनी जो किडनी है वो गायब करवा के वापस आ जाए। तो मैंने कहा कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य कोई बर्फ़ी पिज्ज़ा बर्गर नहीं है। अब उनके पास पैसा है तो खा लो, नहीं पैसा है तो मत खाओ। अब सरकारें तो यही कर रही हैं। अब भाई आपके पास अगर पैसा है तो आप बच्चों को पढ़ा लो, अगर नहीं है तो फिर प्राइवेट में भाई नहीं भेज सकते आप तो घर में बैठा लो। इलाज के भी वही यही कर रहे हैं। अगर आप करवा सकते हैं इलाज पैसा दे करके तो करवा लो, नहीं तो आप सड़ के मर जाओ, कोई संभालने वाला नहीं है। और मेरे को मिला भी वही। यूपी बिहार के जब मैं गाँव में गया तो वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई जो है एम्बुलेंस गांव के अंदर नहीं है, कहीं जो है किसी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। तो इस चीज़ पे काम किया। खेती जो है वो सबको पता ही आज घाटे का सौदा है। पूरे जो है सीजन में लगातार जो है उसके ऊपर अलग अलग तरीके के खर्च आते हैं, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो महंगे बीज की बात हो जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो खाली निकलेगा या बढ़िया निकलेगा। उसके साथ में अगर बात की जाए तो फिर जो है तेल लगातार सरकारें रेट जिस तरीके से बढ़ा रही हैं, मतलब बाकी देशों में जो हमारे से खरीद रहे हैं वो सस्ता है, उन देशों में सस्ता है, और हमारे देश में जो बेच रहा है वो महंगा है। पता नहीं ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा क्या किसके लिए जो है सरकारें हैं। तब जो है ये नारा दिया अब शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सिर्फ सरकारी हो, प्राइवेट होगी तो वो फिर सिर्फ मुनाफा लेंगे और देश का भला नहीं हो सकता। तीसरी जो चीज़ है एनवायरनमेंट। जब मैं मथुरा वृंदावन में था तो तब ये नारा मेरे को वहाँ से आया। पहले भी चिंताएं थी एनवायरनमेंट को लेकर के, परंतु मथुरा वृंदावन के घाटों पे जब मैंने देखा अब पंडे पुजारी जो है उन घाटों पे उसकी आरती उतार रहे हैं। वहाँ पे लोग जो है लोटे के अंदर दूध लेके आ रहे हैं और आके डाल रहे हैं, परंतु उस घाट के बिल्कुल साथ में बगल में इतना बड़ा जो नाला है वो पूरे शहर का गंद उस नदी के अंदर डाल रहा है। तो ये दोगलापन जब मैंने देखा तो लगा कि लोगों से बात करने की ज़रूरत है। नाविक से बात की, नाविक ने बताया 35 साल से वो नाव चला रहा है और पिछले 25 सालों से इस नदी के अंदर ओरिजिनल पानी नहीं है। अगर बाढ़ ना आए तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी इसलिए गया कि आगे तक पहुंच नहीं पा रहा है, और जो अभी है वो सिर्फ और सिर्फ गंदे नालों का पानी है। लोगों से बात की, लोगों ने बताया अब आसपास जितना भी पानी है वो सारा का सारा जो ज़मीन के अंदर की बात है वो खारा है। मैंने खुद महसूस किया, देखा। मैंने कहा कि हमारे यहाँ हरियाणा में नहर के पानी का जो छोटी सी नाली निकलती है उसके किनारे पे भी अगर कोई हैंडपम्प चापाकला जिसको आप यहाँ बोलते हैं वो लगाते हैं, कोई कुआं खोदते हैं तो उसका पानी मीठा निकलता है। और आपके नदी के जस्ट पास में भी अगर खोद लें तो भी खारा निकलता है। तो उसका निचोड़ ये निकला क्योंकि ओरिजिनल पानी नहीं है, प्रदूषित पानी है। फिर दूसरा निचोड़ ये निकला अब पहले जो है रेत निकलता था नदी से, आज वो नहीं निकला। अरे रेत कहाँ से निकला? क्योंकि पहाड़ से आएगा, पहाड़ इनका जो पत्थर साथ में रगड़ते हुए आएंगे वो घिसते आएंगे तभी तो आएगा ना। अभी तो जो है गंद ही वहाँ पे नीचे समाएगा और वो गंद जो है काई एक तरीके से गाद जम जाएगा और वो नीचे नहीं जा पा रहा है। तो इसीलिए जो है पर्यावरण की यहाँ पे बात की गई। जी वीरेंद्र जी, आपने बहुत ही मानव की मूलभूत समस्याओं को लेकर चले। मैं एक बार फिर आपको स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप जुड़े हैं संजीव सोशल जस्टिस यूट्यूब चैनल पे। आप इस यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को, इस सवाल को अपने दोस्तों मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।